today. Okay, thank you for confirmation. So last class में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं. We were talking about the properties of material, जिसमें फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के सर्फेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में बात चल रही थी. विस्कोसिटी और सर्फेस टेंशन से रिलेटेड जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दिया गया था. लास्ट में एक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पॉइजनस इक्वेशन, और उसके हिसाब से आपको ये बताया गया था जब किसी पाइप से whenever there is a fluid flow through a pipe, then in order to counter the viscous force आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होता है. सो ये P1 है, ये P2 है. आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा जिससे ये फ्लूइड फ्लो करेगा, स्टडी स्टेट में फ्लो करेगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो रेट से चलेगा. नाउ कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने से कितना वॉल्यूम फ्लो रेट जाता है वो आपस में लिंक होता है, और भी कई पैरामीटर पे डिपेंड करता है. लाइक कि कितना उसका लेंथ है. ज़्यादा लेंथ अगर आपको ले जाना है तो ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होता है ऑफ कोर्स. एंड इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है लिक्विड का. मोर ओवर इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका रेडियस क्या है, डायमीटर या फिर रेडियस पाइप का कितना दिया गया है. इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है? वॉल्यूम फ्लो रेट. सो अपने को पता चला था कि ये वॉल्यूम फ्लो रेट, अगर इसको हम लोग Q लिखते हैं तो Q कम्स आउट टू बी पाई R रेज़ टू पावर 4, तो ये रेडियस के पावर 4 पे जाता है, इंटू डेल्टा P द प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाई 8 टाइम्स ईटा इंटू L. ये फॉर्मूला लास्ट में हम लोगों ने बात किया था. मोरोवर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एक से ज्यादा पाइप आपस में कनेक्टेड हैं तो फिर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. इसको इक्वेट कर देते हैं या फिर इसको रिलेट कर लेते हैं, जो I इज इक्वल टू V बाई R फॉर्मूला होता है. और अगर इसको हम चाहे तो फ्लो करंट बोल सकते हैं, डेल्टा P को प्रेशर डिफरेंस बोल सकते हैं, और ये पूरे नंबर को 1/R बोल सकते हैं, R फॉर रेजिस्टेंस, और रिलेट कर सकते हैं. मोरोवर जो और भी पॉइंट आपको याद रखना है, या इस पे हम लोगों ने बात किया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे जाएगी विस्कोसिटी केस में, तो आप पाओगे वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरह से जाती है. दैट मीन्स वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सेंट्रल पॉइंट पर होती है. तो लिक्विड जो कि सेंटर से जा रहा होगा, हाईएस्ट वेलोसिटी से जा रहा होगा, और जो बॉर्डर एरिया से जा रहा होगा वो रेस्ट पर होगा, बेसिकली नहीं जा रहा होगा या जीरो वेलोसिटी से जा रहा होगा. सो अब चाहेंगे तो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, उससे आपको कुछ इंटरनल विजुअलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूचर में कई जगह काम आएगा. और फिर इसके बाद में आगे इलास्टिसिटी पे जाएंगे कुछ और पॉइंट देखने के बाद. तो सपोज कर लीजिए अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना प्रेशर ये कितना फ्लो रेट है, या फिर वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है. तो दोनों को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं. सो वन बाय वन समझते हैं. सो काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ दिस पॉइजनस इक्वेशन. सो लेट्स से कि अपने पास ये चैम्बर है या फिर ये पाइप है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, और ये लिक्विड फ्लो कर रहे हैं. ये जो स्टोरी है वो स्टेडी स्टेट की है. स्टेडी स्टेट मींस व्हाटएवर द फ्लो रेट इज दैट इज अ कांस्टेंट. इसका मतलब ये हुआ कि Q की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. ये बेसिकली Q होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, और कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी आपने देखा था Q हम कैलकुलेट करते हैं. कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपने देखा था Q इज इक्वल टू A इंटू V के बराबर होता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी. बट इशू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी सभी पॉइंट्स की बराबर नहीं है, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटीज है. तो हम डायरेक्टली A इंटू V नहीं लिख सकते हैं. जब डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है तो फिर अपने को Q कैलकुलेट करने का क्या तरीका बनता है? इंटीग्रेशन V इंटू DA. एक छोटा सा हम क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करेंगे, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जाने वाली वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. सो अगर अपने को ये फॉर्मूला प्रूफ करना है तो हम दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड व्हेन इंटायर क्रॉस सेक्शन कैरीज सेम वेलोसिटी. दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि इसको हम यूज करते हैं जब नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो होता है, और इसको तो हम यूज करते हैं जब विस्कस फ्लूइड फ्लो हो जाता है. तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है और कहीं पर यूज आ सकता है. सो जो पहला वाला है वो नॉन विस्कस के लिए.
क्योंकि उस केस में वेलोसिटी हर एक पॉइंट के बराबर रहती है जनरली, और ये जनरली विस्कस के लिए यूज होगा क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट की अलग अलग होती है। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर दैट से कि अपने को एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा और वहाँ पर उसकी वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। सो मैं किसी और कलर से एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। सो लेट्स से ये सेंट्रल लाइन है और इससे आपने एक रेडियस चूज किया है, इस रेडियस का यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये कैपिटल आर रेडियस है टोटल पाइप का, और जो हम कंसीडर कर रहे हैं पोर्शन, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। ये लिक्विड का ही पार्ट हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं। तो लिक्विड इस तरह से जा रहा होगा और उसके बाहर भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन आपने कंसीडर किया। इस पर जाकर सपोज कर लीजिए डीआर थिकनेस को आप देखते हो, डीआर थिकनेस को। सो ये जो डीआर थिकनेस का पोर्शन बनेगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा रफली। आई एम ड्राइंग अ पिक्चर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एरिया हम लोग पकड़ने वाले हैं। तो ये डीए जो अपने को लिखना है वो इस एरिया से कितना फ्लूइड जा रहा होगा ये देखना होगा, ये वाले एरिया से। और सिंस इस एरिया की जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है तो उससे पास होने वाले पोर्शन की वेलोसिटी हम v पकड़ ले रहे हैं। इसका मतलब है द लिक्विड दैट इज मूविंग विद दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। सो यहाँ से वेलोसिटी v है और ऊपर भी वेलोसिटी v है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है तो सेम वेलोसिटी वेरी करेगा। अच्छा, ये जो वेलोसिटी होगा ये वेलोसिटी होगा फंक्शन ऑफ r। इस वेलोसिटी को हमको r का फंक्शन पता भी करना पड़ेगा, सो दैट विल बी अ सेपरेट कैलकुलेशन। इसको अगर हम लोग फर्दर कैरी करते हैं तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन v जो कि फंक्शन ऑफ r होगा इनटू dA। dA के लिए आपने कुछ अभी बोला है, इसकी लेंथ l होगी, सो वी कैन राइट इट एज अ 2 pi r पेरीफेरी इनटू l। सो दिस कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड नाउ कि 2 pi l हमारा बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन v dr बन जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे ही रखते हैं क्योंकि अपना v एज अ फंक्शन ऑफ r है, उसको भी पहले पता करेंगे, फिर इसके साथ इसको प्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे v को प्लेस करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। ये नहीं, गलत कर दिया, फिर से मैं बोल देता हूँ। डीए कितना यूज करोगे, कौन से डी होते हैं, वो आपने जो बोला था मैंने डायरेक्टली कॉपी कर दिया। एरिया होगा जो मैंने ये रेड से शेडेड किया हुआ है, इट्स रेड से शेडेड एरिया को आप समझते हो क्या लिखेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर, नॉट एल। एल नहीं लिखेंगे, एल तब यूज लिखते हैं जब कर्व सरफेस एरिया लेना होता है। और सिंस यहाँ पर आप लोग क्या यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग द फ्लो रेट। तो फ्लो रेट के लिए जो हम यहाँ पर एरिया यूज करते हैं दैट्स अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो डीए इज आल्सो गोइंग टू बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो इट्स गोइंग टू बी 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। इसके बाद आप पाओगे कि यहाँ से 2 पाई कॉमन लिया जा सकता है और बाहर निकाला जा सकता है v इंटू आर इंटू डी आर हो जाएगा। अब अगर आपको Q कैलकुलेट करना है तो आपको V जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि V एज अ फंक्शन ऑफ R है। तो अपने को एक और डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिसमें V एज अ फंक्शन ऑफ R आए। ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है, लेंदी लग सकता है, बट अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, जितना भी आज तक आपने पढ़ा है उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझेगा कि किस तरह से यूज चल रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई कैन एग्री। सो अगर अपने को v एज अ फंक्शन ऑफ r, कई बार क्या होगा एग्जाम में, सपोज कर लीजिए एडवांस के पेपर हो रहा होगा तो उस पे ऐसा बोल सकता है कि वेलोसिटी का फ्लो रेट बता देगा, v एज अ फंक्शन ऑफ r दे देगा, और आपसे पूछेगा कि ये विस्कस है तो बताइए वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा बोलेगा कि v इज इक्वल टू लेट से v नॉट और r माइनस या फिर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है, तो बताइए कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूले तक आएंगे, इसके बाद जो भी v दिया जाएगा उसको यहाँ पे रख देंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, फिर आप इंटीग्रेशन स्मॉल आर को कर रहे होंगे तो जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो एक काफी सुटेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनीवे, अब हम वेलोसिटी प्रोफाइल की तरफ जाते हैं। सो इसी पिक्चर को फिर से एक बार बना लेते हैं बड़ा सा, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि फोर्स बैलेंस कैसे करते हैं या विस्कोसिटी का फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लिक्विड फ्लो कर रहा था
and this is flowing in steady state condition. अगर ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में फ्लो कर रहा है इसका मतलब जो भी क्यू है वो कांस्टेंट है, जो भी क्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा। हालांकि वेलोसिटी रेडियस के साथ बदल रही है बट ओवरऑल क्यू कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। सो अगेन व्हाट यू कैन डू इज कि एक आर रेडियस का पोर्शन लेते हैं लिक्विड का और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वही जो आर रेडियस इससे पहले आपने कंसीडर की थी, स्मॉल आर रेडियस का, इस वाले पोर्शन का। अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसी पे ही बना देता हूँ। तो केवल इतना जो ब्लू कलर का बाउंड्री बनाया है, इतने लिक्विड को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप इतने लिक्विड को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लिक्विड स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। स्टेडी स्टेट कंडीशन पर है, इसका मतलब नट सेल पे इसका फोर्स कितना आएगा? 0। तो नट सेल पे इसका फोर्स 0 आना चाहिए। और इसको अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक P1 प्रेशर होता है, यहाँ पर एक P2 प्रेशर होता है। तो आप पाओगे कि इस वाले पोर्शन पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा जो कि P1 इंटू एरिया के बराबर आएगा, जहाँ जो यहाँ का एरिया होगा। और सिंस इसकी रेडियस हम लोग R पकड़ रहे हैं, सो एरिया को हम पाई R स्क्वायर बोल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ का प्रेशर अगर P2 है तो यहाँ पर प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये जो प्रेशर फोर्स होगा दैट विल बी P2 पाई R स्क्वायर। सिंस P1 P2 डिफरेंट है, इसका मतलब ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। कैन यू आइडेंटिफाई कि दूसरा फोर्स कौन लग रहा होगा या थर्ड फोर्स कौन एक्ट कर रहा होगा इस पार्ट ऑफ द सिस्टम पर? जो ब्लू कलर की बाउंड्रीज हैं, केवल उतने लिक्विड को अगर वॉच करोगे सो कैन यू थिंक ऑफ कि कौन सा एक और फोर्स एक्ट कर रहा होगा? विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा होगा। यस, सो ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है तो विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा होगा। आगे मैं थोड़ा सा और आपसे पूछता हूँ, क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, या नेगेटिव एक्स में? फ्लूइड का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में, तो विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और कहां पर एक्ट कर रहा होगा? नेगेटिव एक्स पर एक्ट कर रहा होगा। गुड, ओके, अग्रीड। सो आप पाओगे कि विस्कस फोर्स लेयर पे एक्ट करता है, तो ये जो टॉप लेयर है ना, यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा और यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, एंड दैट विल बी फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। जमता है ना? अगर अब आप आइडेंटिफाई करोगे ऑल फोर्सेस, यू गॉट इट। नाउ यू कैन बैलेंस द फोर्सेस। जब आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसा कि दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। दैट मींस P2 पाई R स्क्वायर प्लस विस्कोसिटी फोर्स, ये R लिखा हुआ है, इज बैलेंस्ड बाय P1 पाई R स्क्वायर। यहाँ से एक बात और भी पता चल गया कि P1 को स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा, P2 स्मॉलर होता है तो ज्यादा पुश करने की जरूरत पड़ती है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज। इस P1 को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा, या फिर P2 को उस साइड ले जाएंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी is going to be equal to P1 minus P2 pi R square। इसी P1 minus P2 को हम लोग डेल्टा P लिख सकते हैं। और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी पर आ जाते हैं। जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, हाउ मच दैट विल एक्ट, उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? माइनस एरिया, उससे पहले एक ईटा लगाना होता था, हम एक ईटा लगा देंगे, ईटा एरिया इंटू dV/dr। ये फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जा रहा है डेल्टा P पाई R स्क्वायर। इन केस यू आर विद अस टिल दिस पॉइंट, यहाँ से आपको वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगी, यानी v एज अ फंक्शन ऑफ r मिल जाएगा। फिर इस v एज अ फंक्शन ऑफ r को यहाँ पे रख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, q मिल जाएगा। एक बार q आया तो अपना ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। सो फॉर्मूला प्रूफ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करना हाउ द विस्कस फोर्स इज एक्टिंग, हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर द फोर्स बैलेंस इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्लो रेट इन केस ऑफ विस्कस फ्लूइड। चलेगा? यहाँ पर जो एरिया यूज करना है, कौन सा एरिया यूज करना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर सर्कुलर, ये जो इसका कर्व एरिया होता है,
तो आप जानते हो कि ये लेयर का एरिया होता है, और लेयर एरिया इस पे ये जो कर्व सरफेस से बना होगा वो कर्व एरिया होगा, इसलिए वहां पर हम लोग ए यूज करने वाले एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो अपने पास जो इक्वेशन बन जा रही है वो मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूं तो बेटर होगा। ये बन रहा है माइनस ईटा इंटू एरिया। फॉर एरिया यू आर गोइंग टू राइट 2 πr इंटू एल, देन यू विल गेट राइट dv अपॉन dr इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में था, डेल्टा p इंटू πr²। यहाँ पर दो एरियाज आए हैं, एक तो ये एरिया था जो कि लेयर एरिया आता है विस्कोसिटी फोर्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा ये एरिया आया था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था जो कि आप जानते हो। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो अपने को पता चल जाए कि dv डिवाइड बाई dr इज इक्वल टू, दैट्स अ वेलोसिटी ग्रेडियंट यू कैन कॉल इट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू पता चल जा रही है, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, पाई डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर में एक r कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई डाउन साइड आपको मिलेगा, यहाँ पर एक माइनस साइन है, ट्वाइस ईटा एल। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। सो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन केस ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू अ पाइप, दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हाउ दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट वैरी इन केस ऑफ पाइप फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। सो क्या ये आर्क पे डिपेंड करता है, यू से यस। क्या आर्क के स्क्वायर पर, क्यूब पर, कौन सी पावर पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, so इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p डिवाइड बाई 2 ईटा l, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, r dr हो जाएगा। देन यू कैन गो फॉर इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा देंगे, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सिचुएशन ये है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो जीरो रेडियस से लेकर के कैपिटल आर रेडियस तक वन वे, लेकिन जीरो रेडियस की वेलोसिटी आपको पता नहीं है, कैपिटल आर की रेडियस की वेलोसिटी आपको पता है कितना होगा। जब हम कैपिटल आर यूज करेंगे तो कैन बी से कि जो उसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल आर पे वो जीरो होगी, और यहाँ की जो वेलोसिटी अपने को पता करना है वो वी है। तो लिमिट हम जीरो से स्मॉल आर ना लगा करके कैपिटल आर से स्मॉल आर लगा सकते हैं। तो जब हम लिमिट लगाएंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी जो कि जीरो होगी, क्योंकि बाउंड्री पर पेरीफेरी पे वेलोसिटी जीरो चलती है, और यहाँ पर वेलोसिटी भी हो जाएगी। इसके बाद ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी v माइनस जीरो, यहाँ पर आपको मिलेगा डेल्टा p डिवाइड बाई 2 ईटा l और एक माइनस साइन, यहाँ का इंटीग्रेशन आएगा आर स्क्वायर बाई 2, देन गो फॉर द लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर और स्मॉल आर से कैपिटल आर, जैसा भी आपको दिख रहा है। तो अल्टीमेटली अपने को एक वेलोसिटी प्रोफाइल पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर को हम पहले लिख दे रहे हैं, तो ये बनेगा डेल्टा p डिवाइड बाई 4 ईटा l इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो इन केस अगर आपसे पूछता है कि हाउ द वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू आर, देन से वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू आर एज आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते हो, लेट से कि यहाँ पर वेलोसिटी को ड्रॉ करते हो, तो ये वी नॉट वेलोसिटी हो जाएगी, और आर को कैपिटल आर रखोगे तो जीरो हो जाएगी, तो प्रोफाइल पैराबोलिकली नजर आती है। पैराबोलिकली बोले तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स डिफरेंट पोर्शंस हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी सच दैट दे फॉलो अ पैराबोलिक इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, ये बहुत मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए पाइप से, यानी वी नॉट बताना है। सो कैन वी फाइंड द मैक्स वेलोसिटी, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैक्स वेलोसिटी। मैक्स वेलोसिटी सेंटर पॉइंट पर होगी तो वो मैक्स वेलोसिटी वी नॉट है। हाउ मच दैट वैल्यू विल बिकम, उसके लिए स्मॉल आर को क्या प्लेस करने की जरूरत है अपने को, जीरो। स्मॉल आर को जीरो प्लेस कर दोगे, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी आएगी, दैट बिकम्स इक्वल टू डेल्टा पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ईटा एल। ये कई एग्जाम में आ चुका है कि जब पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर पॉइंट, यू से दिस मच। किसी और पॉइंट की बोलेगा तो आर को यहाँ पे रखोगे, आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी पता चल जाएगी। स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो आपको पता चलेगा जीरो है, क्योंकि बॉर्डर पे जीरो होता है। सर खास इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है ना। इसके बाद अगर आपको इक्वेशन पर फाइनली जाना है तो अपने पास एक इंटीग्रेशन वेट कर रहा था, इसको पूरा कर लेते हैं। 2 पाई इंटीग्रेशन वी आर डी आर।
सो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर आप क्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो क्यू था ट्वाइस पाई वी इंटू आर इंटू डी आर। नाउ वी की वैल्यू प्लेस कर लीजिए। जब आप v की वैल्यू प्लेस करेंगे सो दिस विल बिकम डेल्टा p डिवाइड बाई 4 ईटा l। एक r से मल्टीप्लाई भी करना है तो साथ ही साथ कर लेते हैं, तो ये बनेगा आर स्क्वायर r माइनस आर क्यूब डी आर। यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, 0 से कैपिटल R तक ले जाएंगे टोटल फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए। इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा डेल्टा p डिवाइड बाई एक पाई भी ऊपर सरवाइव करेगा, डाउन साइड आपको मिलेगा ट्वाइस ईटा l। अब आप इंटीग्रेशन पर आ जाओ, इंटीग्रेशन बनेगा ये आपका आर स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर रेज़ टू पावर 4 बाई 4, लिमिट्स 0 से कैपिटल आर। इसके बाद एक बार 0 रखोगे तो सब 0 होगा, कैपिटल आर रखोगे तो बाई 4 हो जाएगा। सो आप यहाँ से देखोगे कि क्यू की वैल्यू आपको पता चल जा रही है, पाई डेल्टा पी आर रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 टाइम्स ईटा इंटू एल। दिस इज व्हाट द प्रूफ वाज, और इसी को आपको प्रूफ करना था। हालांकि एग्जाम सिलेबस में ऐसा बोलता है कि ये क्वेश्चन अपने सिलेबस पे नहीं है, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये वेलोसिटी से रिलेटेड, वेलोसिटी प्रोफाइल से रिलेटेड और मैक्सिमम वेलोसिटी से रिलेटेड, या फिर विस्कस केस में फ्लूइड फ्लो का रेट कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। और आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब कभी ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ से इसका प्रूफ भी हो जाता है। कोई स्टेप पे कंसर्न हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर एवरीथिंग इज फाइन वी कैन गो अहेड। ओके, सीम्स लाइक कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब कभी जरूरत पड़ती है। सेकेंड स्लाइड, हियर इज द सेकेंड स्लाइड। अगर शॉर्ट में मैं समराइज करूं तो ये डिफरेंशियल सिलिंड्रिकल पोर्शन कंसीडर किया गया है वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए। ये सिलिंड्रिकल कैलकुलेट किया गया है फोर्स बैलेंस को यूज करने के लिए, दैट्स ऑल। बाकी फोर्स को प्रॉपरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, विस्कस फोर्स। और जब कभी विस्कस फोर्स को आप लिखोगे तो ये माइनस के साथ लिखोगे क्योंकि उसकी डेफिनेशन का ये पार्ट है। ओके, सो इस तरह से आपका ये विस्कोसिटी का मोर और लेस जितना आपने लिए है वो कवर हो जाता है, और सरफेस टेंशन का भी कवर हो जाता है। एक दो माइनर पॉइंट्स हैं जिनको मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि कैपिलरी राइज हम लोगों ने देखा था। सो इस कैपिलरी राइज में आप में से किसी एक ने बोला था ये पॉइंट अच्छा पॉइंट था, और उस समय मैंने उसको डिटेल में नहीं बोला और उसके बाद आपने पूछा भी नहीं। तो क्या होता है कि आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जब ये कैपिलरी में राइज चल रहा होता है तो इस तरह से चल रहा होता है, और ये हाइट h है, इसी हाइट को अपने को पता करना होता है। आपके पास एक फॉर्मूला भी निकला था कि इसकी जो वैल्यू होती है h की वैल्यू कुछ ऐसा निकाला था 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, जहाँ पर कैपिटल R रेडियस ऑफ ट्यूब था। वो सारी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आपने इसको मैग्नीफाई करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, बड़ा पिक्चर देखना है कैपिलरी का, तो आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि ये जो मेनिस्कस बनता है ना वो ऐसा होता है। तो नेचुरली आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि जो आप हाइट मेजर करते हो ना वो कहाँ से मेजर करते हो? क्या वो हम हाइट यहाँ से मेजर करते हैं, या फिर हाइट यहाँ से मेजर करते हैं? और अगर हम कहीं से भी मेजर करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो पार्ट को हम लोग गायब कर रहे होते हैं। सो कौन सा पार्ट गायब कर रहे होते हैं या उसका करेक्शन कैसे करना होता है, तो वो करेक्शन वाला पार्ट को हम लोग बात कर रहे हैं।
तो बेसिकली कैपिलरी करेक्शन, कैपिलराइज करेक्शन हम इसको नाम दे सकते हैं। और कई बार ये पूछ लेता है आपसे, सो करेक्शन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और बट एक सिंपल केस के लिए उसको हम इजीली कर लेते हैं। तो सिंपल केस को हमको याद रखना होगा। आपको याद होगा कि इसको हमने अगर डेरिवेशन कैसे किया था, तो हम लोग डेरिवेशन पे जाते हैं, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो डेरिवेशन हमको हेल्प करता है। सो आपने अगर लिक्विड को सपोज कर लीजिए हम विस्कस फोर्स, ये सरफेस टेंशन फोर्स वाले फॉर्मूले से जाते हैं। सो हाउ वी हैंडल्ड इट वाज दिस, दैट वी सेड कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करता है, अल्टीमेटली सरफेस टेंशन का फोर्स इधर आया था अल्टीमेटली, और उसके ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे। फिर आपने देखा था कि ये वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है mg को, और उसके वेट को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ तक का वेट यूज किया था, ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन को हमने एच माना था बेसिकली, तो जो हाइट मेजर की गई थी वो यहाँ तक मेजर की गई थी। तो अगर हमने इसको पकड़ा है, तो इसको कैलकुलेट करने में केवल इतना वेट यूज किया गया था। बट अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आप अगर इतना वेट यूज कर रहे हो तो यहाँ पर भी तो लिक्विड है ना, उसको भी तो काउंट करना होगा। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है, उस कैलकुलेशन में कुछ एरर है। उस एरर को अगर करेक्ट करना होगा तो फिर हम इस करेक्शन को यूज करेंगे, और उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, आप चाहेंगे तो उसको प्रूव कर लेंगे। सो करेक्शन कैसे चलता है, दिस इज फॉर द केस व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। सो फॉर थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स, दैट इज, जो मेनिस्कस है आपका इज हेमिस्फेरिकल। तो कई बार वो ऐसा बोलेगा कि मेनिस्कस हेमिस्फेरिकल है, तो बताइए कि एंड करेक्शन कितना आएगा, या फिर ये ट्यूब का करेक्शन कितना आएगा, या हाइट करेक्शन कितना आएगा। तो जब कभी थीटा 0 होगा तो ये हेमिस्फेरिकल होगी। हेमिस्फेरिकल होने का मतलब ये पूरा इस तरह से हेमिस्फीयर बन रहा होगा, तो एंगल दोनों के बीच में 0 बनेगा। ठीक है, उस केस में एच कितना लिखते हैं हम लोग, फिर एच लिखते हैं। जब थीटा 0 हो जाएगा तो एच की वैल्यू आती है, एच इज इक्वल टू ट्वाइस टी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, डिवाइड बाई कॉस 0 लिख सकते हो, कॉस 0 1 हो जाएगा, आर रो जी माइनस आर बाई 3। सो ये जो r बाई 3 का है, ये आपको एज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, प्रूव भी कर लेते हैं कि हाउ मच द हाइट करेक्शन इज, इट इज r बाई 3 बिकॉज ऑफ दिस मेनिस्कस वॉल्यूम, और दिस इज फॉर थीटा इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं। प्रूफ के लिए जो दो पॉइंट्स हैं, या तो मैं प्रूव कर सकता हूँ या फिर आप घर पे भी चेक कर सकते हो। इतने पोर्शन का हमको कैलकुलेट करना होगा वेट, और फिर इस इक्वेशन में बैलेंस, फोर्स बैलेंस वाली इक्वेशन में इसको यूज कर लेना होगा। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा आता था, मैं अगर शॉर्ट में बता भी दूं तो ये यहाँ पर आपने कुछ ऐसा एक थीटा बनाया होगा, या बाई से ये थीटा 0 है, तो ये फोर्स इधर आया होगा एफ टी, फिर इसका ये कंपोनेंट जो था ये एफ टी कॉस थीटा था। थीटा 0 होगा तो टोटल का टोटल फोर्स ऊपर आ जाएगा, और ये वेट को बैलेंस कर रहा था। तो अपने को ऐसा लिखना चाहिए था कि एफ टी कॉस थीटा मस्ट बी बैलेंसिंग जो एम जी हमने पहले लिखा था, प्लस करेक्टेड वाला एम डैश जी। एम डैश जी मान लीजिए वो मास है जो करेक्शन कराना है अपने को। फिर इसकी वैल्यूज रख सकते हैं। जो करेक्टेड वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंस ये हेमिस्फेरिकल है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये इसकी अगर रेडियस है कैपिटल आर, तो ये भी रेडियस कितना बनेगा, कैपिटल आर बनेगा। और अगर ये दोनों कैपिटल आर बन रहे हैं तो हम एम डेस के बारे में कैलकुलेशन कर देते हैं, बाकी आप यूज कर सकते हो। एम डेस की वैल्यू कितनी आएगी, कैन वी से कि ये जो मास ऑफ द वाटर चाहिए जो कि मेनिस्कस के अंदर है, तो उसमें हम पहले इसका कैलकुलेट करते हैं सिलिंड्रिकल वाले पोर्शन का, फिर उसमें हेमिस्फेरिकल वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिलिंड्रिकल का आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम। कैन वी से वी आर गोइंग टू राइट इट एज अ पाई
r square into h which is r माइनस हेमिस्फेरिकल का जो कि हेमिस्फेरिकल होगा 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है और अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ये पाई आर क्यूब है, ये है, तो ये बनेगा रो इंटू पाई आर क्यूब बाई 3। सो ये वेट आ जाएगा उस वाले पोर्शन का जो मेनिस्कस के इनसाइड में ट्रैप था। और ये किस केस के लिए हो रहा है? थीटा इक्वल टू 0 के लिए हो रहा है। इसलिए स्मॉल आर और कैपिटल आर को मैंने सेम पकड़ लिया, क्योंकि आपको पता होता है कि जब थीटा 0 होता है तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर होते हैं। याद है आपको कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पर एक फॉर्मूला हुआ करता था, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई स्मॉल आर। सो अगर थीटा हमारा 0 हो गया तो आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएंगे। इतना समझने के बाद यहाँ पे थीटा को आप चाहो तो 0 प्लेस कर सकते हो, तो ये बनेगा ट्वाइस पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इंटू टी दैट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अभी कॉस थीटा को सस्टेन करा देता हूँ, आप चाहो तो इसको 0 लिख सकते हो। इसका वॉल्यूम कितना लिखना था, या मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा आपने कुछ ऐसा लिखा होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, और ये अपने को ऑलरेडी पता चल गया, रो पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 into g. From here you can calculate the value of h, you will get it. So यहाँ से अगर आपने इसको भी हम आर स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि सारे रेडियस बराबर चल रहे हैं। कैन वी से कि पाई आर स्क्वायर से हम डिवाइड कर सकते थे, तो पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, so ये बनेगा 2t cos थीटा डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर में से एक आर नीचे आ जाएगा, रो से भी डिवाइड कर सकते हैं, जी से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर h बनेगा, यहाँ पर r/3 बनेगा। सो h की जो वैल्यू आ रही है वो 2t cos थीटा, मैंने प्रूव भी कर दिया, वैसे मैं आपके लिए छोड़ना चाह रहा था, r/3। सो जब कभी आपसे पूछता है हेमिस्फेरिकल है, थीटा 0 है, तो बताइए कि हाइट एक्चुअली कितनी आएगी, तो आप एक्चुअली के लिए 2t cos थीटा अपॉन r रो जी के साथ साथ माइनस r/3 जरूर बोलेंगे, और ये एक्चुअल होती है, इसमें करेक्शन को इन्वॉल्व किया गया। और आप अगर थीटा को नॉन जीरो पकड़ते हो तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। क्यों कैलकुलेशन टफ हो जाएगी? क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल नहीं बनेगा, तो फिर इसका वॉल्यूम निकालना हमारे लिए टफ होता है, वो आपके लेवल पे नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेगा, एट मैक्स ये पूछ सकता है, तो ये एज ए करेक्शन आप उसको याद भी रख सकते हो। इस पे कोई कंसर्न आया तो मैं रीएक्सप्लेन करता हूँ, इफ यू हैव गॉट इट वी कैन गो अहेड। आपने लिखा है दैट cos थीटा इन द फॉर्मूला शुड नॉट एग्जिस्ट। हाँ ठीक है, उसको हटा दो, थीटा को आप 0 रख दो तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिल्कुल बोल सकते हो। सो हम इसको लिख सकते हैं 2t अपॉन रो r रो जी माइनस r/3। थीटा आपका 0 है, आप रख सकते हो उसको थीटा को 0। वंस री एक्सप्लेन कर देते हैं। सो ये जो करेक्शन है, पहली बात किस एंगल के लिए एक्ट करता है? थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ हेमिस्फेरिकल, तो जब कभी मेनिस्कस हेमिस्फेरिकल होता है तो थीटा 0 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी पॉइंट मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको क्लिक ना कर रहा हो। जब ये हेमिस्फेरिकल होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं? वो सभी केस में एक ही तरह से निकालते हैं। हेमिस्फेरिकल में ये आपको इस तरह से नजर आएगा रफली। सो अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट वाले तरीके से जाएंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे मेजर करना होता है, सो आपको कांटेक्ट पॉइंट पे जाना होता है। यस, ये कांटेक्ट पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है लिक्विड में, ये टेंजेंट हो जाएगी। सॉलिड सरफेस को ड्रॉ करोगे, यही सॉलिड सरफेस हो जाएगा। तो इन केस ऑफ हेमिस्फीयर थीटा बिकम 0। तो अगर ये भी आर है आपका और ये भी आर है, ऐसा पिक्चर ग्राफ देख करके ही बता सकता है कि ये भी आर है, ये भी आर है, तो बताइए अगर दोनों आर हो गए इसका मतलब ये सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर है। अगर ये सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर है तो ये थीटा कितना जा रहा है? थीटा 0 जा रहा है। थीटा 0 मींस मेनिस्कस इज हेमिस्फेरिकल। उस केस पर हमने ये कैलकुलेट किया कि वॉल्यूम कितना होगा। कौन सा वॉल्यूम? वो वॉल्यूम जो इस लाइन के ऊपर वाटर पाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, फिर उसका मास कैलकुलेट किया, फिर वेट कैलकुलेट किया, फिर इक्वेशन में करेक्शन कर दिया। व्हाट द करेक्शन दैट वी मेड इज दिस। पहले आपने केवल इतना पोर्शन लिखा था,
इसका मतलब हाइट कहाँ तक मेजर की थी, हाइट आपने यहाँ तक मेजर की थी और आप हाइट यहीं तक मेजर करते हैं मेनिस्कस के बॉटम तक, ऊपर वाले पार्ट को आप इग्नोर कर देते हो और उसमें से फिर आपने ये वॉल्यूम को ऐड कर दिया, तो ये जो हाइट आपने मेजर की थी दैट वाज आल्सो नीड टू बी करेक्टेड, उसको करेक्ट किया तो r/3 आया। फिर इसके बाद मैंने इनकी वैल्यूज को रख दिया, सिंपलीफाई कर लिया। ये कैलकुलेशन आप खुद ही चेक कर सकते हो बेटर तरीके से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं करेक्ट कराना चाह रहा था। इसी से रिलेटेड एक और पॉपुलर क्वेश्चन है। कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पॉपुलर है और वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे, तो मैं उसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसा होता है। जैसे कैपिलरी राइज आपने देखा, अगर आपने कैपिलरी में राइज देखा तो इसी का एक वेरिएशन केस एक बार एग्जाम में भी पूछा गया। उसने ऐसा बोला कि लेट्स से आपके पास ये लिक्विड है, किसी जगह स्टोर है किसी रिजर्वायर में, और आप क्या करते हो कि ग्लास प्लेट लेते हो, 2 ग्लास प्लेट्स लेते हो। एक मिनट, अगर ये प्रॉपरली आता तो ज्यादा सही रहेगा। सम सॉर्ट ऑफ दिस 3 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि विजुलाइज करने के बाद फिर हमको 2 डायमेंशन में काम करने में ही हेल्प होगा। आपने 2 प्लेट्स को ऐसा लिया, पैरेलल प्लेट्स लिया और डिप कर दिया। जब डिप कर दोगे तो आप पाओगे कि इस पर भी लिक्विड राइज कर जाएगा। तो आपसे पूछेगा कितने हाइट तक राइज कर गया, ये लार्ज प्लेट्स है एंड ऑल दैट थिंग की स्टोरी बनाएगा। इसको जब आप साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। इसी में मैं साइड पिक्चर भी बना देता हूँ, दोनों पिक्चर एक साथ। पहला सिर्फ आपको विजुलाइज करने के लिए बनाया गया और दिखाएगा केवल इतना, आपको इलस्ट्रेट ऐसा करेगा कि अगर साइड से देखोगे तो एक ये प्लेट नजर आ रही होगी, दूसरी प्लेट ये नजर आ रही होगी। उनके बीच का गैप जो है वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल गैप, और उस गैप का नाम भी दे देगा। लेट से ये गैप जो है वो एक्स है, सेपरेशन। इस एक्स का मतलब हुआ इनके बीच का ये जो सेपरेशन था, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स है। बाकी ये लार्ज है, डेंसिटी दे देगा रो है, और सरफेस टेंशन की वैल्यू दे देगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू टी है लिक्विड की। आप पाओगे कि इस पे लिक्विड राइज कर जाएगा। कैलकुलेट करना है ये हाइट कितनी होगी। इस राइज का मतलब बेसिकली ये वाला राइज है। इधर भी लिक्विड गया होगा ऊपर, जो कि साइड से दिखेगा नहीं बट जरूर जाएगा, और अपने को ये हाइट बतानी है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, अभी इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करते हूँ। तब तक आप भी ट्राई कर सकते हो। फाइंड h, या फिर ऐसा लिख देते, फाइंड द हाइट up to which liquid will rise when two large parallel glass plates are partially submerged in water। मैं वाटर वर्ड यूज कर ले रहा हूँ, और कोई और लिक्विड ही बोला जा सकता है। हम लोग जानते हैं ग्लास और वाटर में क्या होता है, वाटर राइज करता है, इसलिए वो राइज वर्ड कॉन्फिडेंटली बोला जा सकता है। अगेन अपने अगर डेरिवेशन देखा है तो आप डायरेक्टली डेरिवेशन की तरह से जाएंगे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बता देगा। गिवन इज दिस कि थीटा आपको गिवन है, गिवन दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज थीटा। वो जो नीडेड इंफॉर्मेशन है, ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू। ओके, अगर आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि अगेन अगर आप जो ऊपर राइज वाला लिक्विड है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अपना काम हो जाएगा।
सो अगर मैं 2 डायमेंशनल बना देता हूँ तो ऐसा लिक्विड राइज है। और बिना इसका एबीडी बनाए, बिना डेरिवेशन के आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कुछ नहीं होता है। So let's say कि this is the amount of height it is rising up to. Then you are going to look at कि इसमें ये इस तरह से जा रहा होगा। मीनिंग इज दिस कि ये प्लेट्स हैं तो उसका जो अपीयरेंस आएगा कुछ इस तरह से आना चाहिए। फिर ये रफ शॉट ऑफ है स्टोरी, और ये भी लिक्विड ही रहा होगा। तो वहाँ पर हम लोग जैसे सिलेंड्रिकल लिया था, यहाँ पे सिलेंड्रिकल ना लेकर के कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल नजर आएगा। इस पर भी वेट को बैलेंस कराना है तो वेट को बैलेंस करा देंगे। सरफेस टेंशन फोर्स जो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा। उनके ये जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो चुके होंगे दोनों साइड से, और आई एक्चुअली वो इधर कहीं रहा होगा। जो अगर ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, ये सरफेस टेंशन का था, इसका एंगल ये वर्टिकल से आप मेजर करते हो, दैट्स कॉल्ड थीटा। देन ऊपर वाला थीटा, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन, तो ये बनेगा एफ टी कॉस थीटा। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो एफ टी कॉस थीटा ये पूरे बाउंड्री को कंसीडर करते हुए बनाया गया है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? कैन वी से कि ये एफ टी कॉस थीटा है, यही वेट को बैलेंस कर रहा होगा। इग्नोरिंग कि वो जो मेनिस्कस की वजह से करेक्शन है उसको इग्नोर करके रखेंगे, वो तभी यूज करेंगे जब वो बोलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एफ टी लिखना। अगर आपने एफ टी लिख लिया तो अपना काम हो जाएगा। वो आपको डायमेंशन बता देगा, लेट से कि ये डायमेंशन एल है, तो अगर वो एल डायमेंशन आपको पता होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। एफ टी क्या लिखने वाले हैं? कैन वी से कि सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ ऑन विच इट एक्ट्स। कैन यू थिंक कि जो इस पर एक्ट करने वाली लेंथ है वो ये वाली लेंथ होगी, एज वेल एज ये वाली लेंथ होगी। दोनों लेंथ पे एक्ट कर रहा होगा, टोटल लेंथ आप यूज करते हैं। और इसका मतलब हम एल की जगह कितना यूज करने वाले हैं? 2l इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, मास के लिए क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैन यू थिंक ऑफ वॉल्यूम क्या होगा इस पोर्शन का? ये कुछ रेक्टेंगुलर, ऐसा बोलो कि क्यूबॉइडल टाइप का होगा, क्यूबॉइडल शेप का होगा। क्यूबॉइडल शेप पे आपको क्या क्या चाहिए होगी? एक तो उसकी हाइट चाहिए होगी, यस। एक तो उसकी लेंथ चाहिए होगी, यस। और एक उसकी विड्थ चाहिए होगी। विड्थ कितना दिया गया? x। तो क्या वॉल्यूम में हम तीनों डायमेंशन मल्टीप्लाई करते हैं? आप एग्री करोगे, लेंथ, हाइट इंटू विड्थ। सो ये उसका वेट हो जाएगा टोटल इंटू जी से मल्टीप्लाई करने के बाद। ना ये सिंप्लीफाई हो गया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्लेट की लेंथ कितनी है। बस इस बात पे डिपेंड करेगा उनके बीच का गैप कितना है। So from here you will find it's coming as twice t cos theta is equal to rho g h into x. अपने को h चाहिए, so how much the h is coming? It's a 2t cos theta divided by x rho g. फॉर्मूला भी देखने में कुछ वैसे ही आ गया। आर रो जी नीचे हुआ करता था, यहाँ पर आर की जगह एक्स बना दिया गया। तो ये भी ऐसे फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। अगर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। कॉपी कर लीजिए, डाउट हो तो आपको पूछना है, नहीं तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं, फिर इलास्टिसिटी पे मूव करेंगे। आपने कुछ लिखा था, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ। दिस कैपिलरी ट्यूब इज टू स्मॉल ना। कैपिलरी ट्यूब, इससे पिछले वाले केस के लिए आपने बोला होगा। टू स्मॉल का मतलब समझा नहीं। उसकी अगर लेंथ होगी तो चलेगा ना, कोई भी लेंथ होगा तब भी चलेगा। इनसफिशिएंट नहीं है, इट्स लॉन्ग इनफ। और रेडियस भी कोई भी होगा तो चलेगा। हाँ ऑफ कोर्स कि राइज विजुअल तभी दिखता है जब हम कम गैप लेके चलते हैं। ज्यादा गैप होता है तो फिर अब देखोगे कि आर की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो फिर एच की वैल्यू अप्रिशिएबली कम होती है। सो एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न, उसके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बाकी ये सिमिलर टाइप की स्टोरी यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी एक्स को कम होना पड़ेगा। आप ऐसा बोल सकते हो, जितना कम एक्स होगा उतना ज्यादा आपको दिखेगा हाइट राइज होता हुआ। आप फॉर्मूले से भी पूछ सकते हो, फॉर्मूला भी इसी बात को बोलने के लिए रेडी है। Next you are writing, but how will the liquid rise up as the surface tension is not acting in all boundaries as two boundaries are missing?
टू बाउंड्रीज आर मिसिंग। अब देखोगे ना कि जैसे आपने एफबीडी देखा, अगर ये एफबीडी समझा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन, ये जो प्लेट वाला एरिया है, ये प्लेट लिक्विड को ऊपर ले जा रही है, और वैसे भी वेटिंग नेचर का लिक्विड है, तो इस प्लेट को वेट करना चाहेगा, दूसरे वाले प्लेट को वेट करना चाहेगा। और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने ये पॉइंट लिखा होगा कि लार्ज प्लेट्स है। जब लार्ज वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब एल की डायमेंशन बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू एक्स डायमेंशन। तो वो जो दो साइड्स आप समझ रहे हो मिसिंग है ना, उनका उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और बाकी दो जो पोर्शंस है वो बहुत बड़े हैं, इसलिए वो उनके मिसिंग और ना मिसिंग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विड विल राइज अप। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। टेक टू प्लेस बिगर प्लेट्स एंड प्लेस क्लोजर बाय, यू विल फाइंड लिक्विड विल राइज अप। ग्लास को वाटर के साथ रखोगे तो राइज अप हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, एग्जाम में आ भी चुका है, एडवांस में और पॉपुलर भी है, और हेल्प भी करेगा आपको इंटरनलाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, पर्टिकुलरली सरफेस ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है। जैसे यहाँ पर एक सरफेस टेंशन का फोर्स आपने देखा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आप लोगों ने देखा होगा कि आई ड्रॉपर होता है, जिससे हम ड्रॉप्स आंखों में डालते हैं। तो आई ड्रॉपर मैं पिक्चर बना देता हूँ, कुछ ऐसा रहेगा, और इस पर मेडिसिन या फिर लिक्विड या कुछ रहता है। आप इसको प्रेशराइज करते हो यहाँ से, तो यहाँ से एक ड्रॉप बनकर निकलता है। जब ये ड्रॉप बन करके निकलता है, तो आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, और इजीली आप कर सकते हो कि जब ये ड्रॉप बन रहा होता है, तो हो सकता है इतना बड़ा ड्रॉप बना हो और ड्रॉप बनने के बाद ये फॉल ना करे, डिटैच ना हो आई ड्रॉपर से। फिर आप और कंप्रेस करते हो तो ये अपना साइज बढ़ाता है, और कंप्रेस करते हो तो फिर और बड़ा साइज करता है। जब इसका साइज बढ़ता रहता है तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसका वेट बढ़ता रहता है, और एक क्रिटिकल वेट आता है। उस क्रिटिकल वेट के बाद फिर ये सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर ये डिटैच हो जाता है। तो जब ये डिटैच हो रहा होता है उस समय इसका वेट मैक्सिमम अफोर्डेबल वेट तक पहुंच चुका होता है। अगर इसको आप बैक साइड विजुलाइज करें, तो इसका मतलब है जब ये मैक्सिमम वेट तक पहुंचा था, उससे पहले ये बैलेंस क्यों था? सम फोर्स मस्ट बी होल्डिंग इट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आई ड्रॉप में जब आई ड्रॉपर से हम लोग ड्रॉप को डालते हैं, तो ड्रॉप कोई शेप का बनने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर मास के आने के बाद ही डिटैच होता है, उससे पहले नहीं। पहले क्यों डिटैच नहीं होता है? हाउ इट इज बैलेंस्ड अर्लियर। यू विल फाइंड कि वो इसलिए बैलेंस होता है क्योंकि कोई ना कोई फोर्स इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा, और वो फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा होगा, mg को। कौन सा फोर्स हो सकता है? कैन यू थिंक ऑफ? आई ड्रॉप से ड्रॉप डिटैच नहीं होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, इसका मतलब उससे पहले वो इक्विलिब्रियम पर होता है। सम फोर्स मस्ट बी बैलेंसिंग द वेट ऑफ द ड्रॉप। व्हाट कैन बी दैट फोर्स? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। So your answer must be surface tension force. Yeah. ये आपको ये चेक करने के लिए पूछेगा कि whether you can visualize कि surface tension force कहाँ पर एक्ट करता है। फिर वो और डीपर इनसाइड जा सकता है। डीपर इनसाइड जाने के बाद आपसे पूछ सकता है कि हाउ मच दैट फोर्स इज, हाउ इट इज बैलेंसिंग, हाउ इट इज एक्टिंग। Good, your answer is correct. So there's no viscosity, there's a surface tension we are talking about. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, और उसको फिर सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला बना लेंगे, आएगा तो स्टैंडर्ड आएगा, डायरेक्टली यूज कर लेंगे, और आप उसको रिपीट करके कैलकुलेट भी कर सकते हो वहाँ पर। और ये एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार आया हुआ है, टफ टाइप का लोग मानते हैं। बट इससे अपने को क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि हम फोर्स का कैलकुलेशन देख लेंगे कि कैसे एक्ट करता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन में देखा हुआ है। कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि फाइंड surface tension of liquid if its drop detaches
from an eyedropper when drops radius becomes capital R. उल्टा पूछ सकता है, ऐसा बोल सकता है कि सरफेस टेंशन गिवन है, बताइए कि कितना रेडियस होगा जब वो ड्रॉप कर जाएगा. सो आपस में लिंक है. गिवन दैट radius of dropper is smaller. कौन सी रेडियस जहां से लिक्विड डिटैच हो रहा है वहां पर उसकी रेडियस को स्मॉल आर बोला जा रहा है, और जो ड्रॉप बन करके रेडी हुआ है, डिटैच होने वाला है, वो कैपिटल आर है. सो मैं यहाँ पर ड्रॉप को बना देता हूँ. लेट्स सी, ये ड्रॉप है और ये पोर्शन ओपन होगा. ओपन कर देते हैं. कुछ ऐसा दिखेगा अपने को रफली. ये ड्रॉप का कनेक्शन जो है ना, वो इस ड्रॉपर की रेडियस के साथ कनेक्शन है. तो एक ड्रॉपर की रेडियस को भी अगर हम यहाँ पे शो कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, या फिर इसका ओपनिंग. सो ये लिक्विड का पोर्शन आपको ऐसा नजर आना चाहिए, और अगर ऐसा नजर आ रहा है तो अपना काम हो जाएगा. और ये वो सिचुएशन है जब ये जस्ट डिटैच होने वाला है, तो हम बोलेंगे कि नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स. नीचे लगने वाला फोर्स हम जानते हैं, वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. ऊपर लगने वाला फोर्स को पता करेंगे. यहाँ पर ये जरूर देगा, नहीं देगा तो हम मान भी लेंगे. हालांकि वो देगा कि आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत छोटी है. दैट मीन्स ओपनिंग का रेडियस जो है और इसके ड्रॉप के रेडियस से काफी छोटा है. तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अलग से. ड्रॉप को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द फोर्सेस. अपना पर्पस ये है कि फोर्सेस को सही से ड्रॉ करना, दैट्स ऑल. बाकी स्टोरी अपने आप फॉलो करेगी. सो कुछ लिक्विड की ड्रॉप अपने को ऐसे नजर आने वाली है. आप एग्री करोगे, करना भी चाहिए. और ये ड्रॉप है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. फ्री बॉडी डायग्राम. इन फोर्सेस में एक फोर्स आपको नीचे दिखाना होगा जो इसका वेट होगा. ऊपर कौन सा फोर्स दिखाना है? आप बोलोगे सरफेस टेंशन दिखाना है. फिर आप बोलोगे सरफेस टेंशन ऊपर तो नहीं लगेगा, सरफेस टेंशन जो एक्ट करेगा वो इस वाले पोर्शन पे एक्ट करेगा, ये जो लिक्विड का पार्ट है. और इस लिक्विड के पार्ट पर जब हम ड्रॉ करते हैं, सपोज के लिए इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, तो सरफेस के टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं. सो इन केस अगर सरफेस टेंशन फोर्स आपको दिखाता है और उससे रिलेटेड माइनर से क्वेश्चन पूछता है, तो हम बोलेंगे सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे एक्ट करेगा. और भी छोटा बना देते हैं सो दैट कि कई और पॉइंट पे दिखाया जा सके. इस तरह से एक्ट करेगा, ये फोर्स एक्ट करेगा. वो केवल इस पॉइंट पर भी नहीं एक्ट करेगा, इस पॉइंट पर भी एक्ट करेगा. और इन दो पॉइंट्स पर ही नहीं एक्ट करेगा, बल्कि पूरी पेरीफेरी पर एक्ट करेगा. ये अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो अपना पर्पस फुलफिल्ड है. पर्पस सरफेस टेंशन फोर्स कैसे एक्ट करता है. इट एक्ट्स ऑन द बाउंड्री, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस. और ये केवल दो पॉइंट्स नहीं है, ये जो ब्लैक कलर की पेरीफेरी है सभी पर लगेगा. इसका किसी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को पकड़ लेते हैं, तो सपोज के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव है और इसको हम एफ बोल रहे हैं. जो पेरीफेरी पे लग रहा है उसका टोटल वर्जन. और यहाँ से ये सेंटर है ऊपर वाले सर्कल का, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है. इसके बाद अगर आप डीपर इनसाइड जाओगे तो एक और सेंटर पॉइंट मिलेगा जो कि इसका कंप्लीट वाले का होगा, ड्रॉप का सेंटर होगा. और उससे अगर आप इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कराओगे तो ये टेंजेंट को, ये इसके सरफेस को टच कर रहा होगा. ये जो पिक्चर है, एक छोटा सा पिक्चर है लेकिन बहुत काम का पिक्चर है. ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है ये कैपिटल आर को बना रहा होगा. अगर ये तो पॉइंट आप एग्री करते हो तो अपना काम हो जाता है और एफ टी के बारे में इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाती है. एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है. अब ये थीटा का मतलब कोई भी थीटा हो सकता है, इसको हम अल्फा नाम दे देंगे, चलेगा, ताकि आप उस एंगल ऑफ कांटेक्ट से कंफ्यूज ना हो. ये अल्फा है. अगर ये एंगल अल्फा रहा होगा तो आप पाओगे कि ये टोटल 90 था, क्योंकि वो टेंजेंशियल आपने देखा था, टेंजेंशियल था, ये रेडियल है. तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा. छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है.
यहाँ से अगर साइन कॉस जो भी आपको निकालना है तो पता चल जाएगा। एक पॉइंट पता चल जा रहा है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। पॉइंट इज कि अगर स्मॉल आर कैपिटल आर अपने को नोन है तो हम ये बता सकते हैं कि अल्फा कितना है। अल्फा की फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। अपना मेन पर्पस ये चल रहा था कि जो एफ टी फोर्स है ना, इसके कंपोनेंट्स चाहिए। तो एफ टी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल फोर्स रहेगा आपका एफ टी कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा एफ टी, सॉरी उल्टा हो गया, वर्टिकल आपका आएगा साइन अल्फा, और ये आएगा एफ टी कॉस अल्फा। जिस तरफ अल्फा होता है उस तरफ के एंगल को हम कॉस के साथ लिखते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कुछ इस तरह से चलते हैं। नाउ अभी मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट पकड़ा था, ये वाले रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट पकड़ा था, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आया और एक हॉरिजॉन्टल आया। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर इसको पूरा देखोगे तो फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, फिर वो पेरीफेरी में सब सर्कुलर होंगे और कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन पेरीफेरी के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में एड अप करेंगे, तो उनका टोटल वैल्यू हम एफ टी साइन अल्फा बोल सकते हैं। फिर एफ टी की हम टोटल वैल्यू लिख देंगे। फिर यहाँ से आप एक फोर्स बैलेंस कर लीजिए, एफ टी साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। आप ध्यान से देखो ना, फॉर्मूला एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का बनता है बार बार, बस एफ टी की डेफिनेशन, एफ टी का वैल्यू बदल जाएगा, कैसे उसको लिखना है उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा, और अगर वो हम सही से लिख पाते हैं तो अपना काम हो जाता है। फिर यहाँ से अपने को क्या करना होगा, एफ टी को लिखना होगा, एफ टी होगा टी इंटू द पेरीफेरी, इंटायर पेरीफेरी हम लोग समझ रहे हैं। पेरीफेरी के लिए यहाँ पर 2 पाई आर लिखना होगा या 4 पाई आर लिखना होगा, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आर में स्मॉल आर लिखना होगा या कैपिटल आर लिखना होगा। तो आप ये देखोगे कि पेरीफेरी का ये जो सर्कल बना उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ पर बनाई गई है। तो 2 पाई आर उसकी ज्योमेट्रिकल हो जाएगी। फिर ये ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, तो एक ही सरफेस है इसलिए 2 पाई आर लिखेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी। अब इसको मास लिखना है, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को सिंस स्मॉल आर बहुत छोटा है तो हम इतना छोटा जो मिसिंग पोर्शन है ना, उस मिसिंग पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम लिख लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। यहाँ से अपने को टी कैलकुलेट करना था, टी इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। सो टी की वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई गया, एक स्मॉल आर सस्टेन कर रहा है, तो ये बनेगा 4 रो आर क्यूब जी डिवाइडेड बाई, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, 4 को आप चाहो तो 2 से एलिमिनेट कर सकते हो, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो डाउन साइड अपने को बचेगा 3 स्मॉल आर साइन अल्फा, स्मॉल आर साइन अल्फा। अब स्मॉल आर कैपिटल आर में कोई एक दिया होगा, या फिर साइन अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से दे दो, साइन अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली पढ़ लो, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा। सो ये बन जाएगा ट्वाइस रो स्मॉल आर, साइन अल्फा की जगह स्मॉल आर बाई कैपिटल आर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा आर रेज टू पावर 4 जी डिवाइड बाई 3 आर स्क्वायर। ये सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। उसको कई तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल बनाना होगा तो बोलेगा कि सरफेस टेंशन की वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन दे देगा, कैपिटल आर की पावर एन बना देगा और बोलेगा कि एन की वैल्यू बताइए। तो हम देखेंगे कि ये जो सरफेस टेंशन का रिलेशन है वो आर रेज टू पावर टी से 4 से जाता है और स्मॉल आर रेज की पावर 2 से जाता है। ये अपने काम का एक्सप्रेशन है, आप ये मान लीजिए, और कैसे प्रूफ किया गया है, कैसे निकाला गया है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो नीड टू कीप इन माइंड। कोई कंसर्न डाउट हो इस वाले क्वेश्चन में तो आप बोल सकते हो। सरफेस टेंशन का एक अच्छा एग्जांपल है, पर्टिकुलरली आपको ये समझना, सरफेस टेंशन का फोर्स, देन बाकी वेट, देन बिजनेस एज यूजुअल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंस एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, जस्ट डिटैच हो रहा है, तो आप बोलोगे कि फोर्स बैलेंस है, फोर्स बैलेंस है, तो अपना आंसर है। एग्जाम में आया था, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का आया था, उसमें 3-4 क्वेश्चन उसने पूछ लिए थे। एक क्वेश्चन में उसने ये भी पूछ लिया था कि सरफेस टेंशन बताइए, फिर कुछ और पूछ लिया था उसी से रिलेटेड, रेडियस का रेशियो, साइन अल्फा, एक बार पूछ लिया अल्फा बताइए कितना एंगल है। तो इसके पार्ट्स को क्वेश्चंस बना दिए गए थे, इजीली बनाए जा सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ तक कोई कंसर्न नहीं है, इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी जितना आपने पढ़ा है इतना काफी एग्जाम के लिए। और आपको मैंने सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का एक पीडीएफ भेज दिया है,
वो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस नहीं थे, तो इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब क्लासेस खुलेगा तो इसका हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा, और उसका सोल्यूशन या हिंट या आंसर की तो मिल गया होगा, हिंट और सोल्यूशन मैं आप प्रोवाइड करा दूंगा। तो उससे आप मैच करा लीजिए कि कौन सा आपसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसके बावजूद भी डाउट रहता है, देन वी कैन डिस्कस दोस थिंग्स। और अगर आप जो कि आप भी पढ़ रहे होते हो, तो उस पर ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जैसा पहले भी बोला है, एक साथ दिया गया है। तो उन्होंने सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी एक साथ दिया गया है। ये तीनों मिलाकर के प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बनते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बनते हैं। सो उस पर भी कई सारे क्वेश्चंस है, आप जरूर कीजिए एससीबी से। सो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है, उसके बारे में लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर मॉड्यूल डिस्कशन फॉर फ्लूइड्स, या वी कैन हैव अ मॉड्यूल डिस्कशन। आपके ग्रेविटी के एक्सरसाइज 2 भी बचा हुआ है, ऐसा आप बोलते हो। हालांकि आपको हिंट्स दे दिया गया है, सोल्यूशन दे दिए गए हैं, उनको आप वॉच कर सकते हो। उसके बावजूद भी डाउट है तो हम लोग उनको डाउट को भी टैकल कर लेंगे। सो इस सैटरडे को, पूरा सैटरडे का टाइम हम लोग डाउट डिस्कशन के लिए फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो सैटरडे को डाउट डिस्कशन हो जाएगा, और जिसमें आपका कौन कौन सा बचा हुआ है आप बता दीजिए। फ्लूइड्स का हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रोबेबली कुछ ग्रेविटेशन का किया था, फ्लूइड्स का भी कर लेंगे। सो ऑर्डर कुछ ऐसा रख लेते हैं कि पहले डाउट डिस्कशन में जब आप प्रैक्टिस करो तो पहले हम लोग फ्लूइड्स का कंसीडर करेंगे, फिर फ्लूइड्स के बाद में सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी वाला, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम आएगा वो ग्रेविटी के लिए यूज करेंगे। तो इस सीक्वेंस में सैटरडे को आपके डाउट डिस्कशंस रहेंगे, पहले फ्लूइड्स का, फिर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी का, फ्लूइड्स का मतलब वो जो आपको मॉड्यूल दिया गया था उस वाले पोर्शन से, एंड देन ग्रेविटेशन का। सिंस 1.5 आवर का ड्यूरेशन है, थोड़ा और भी बढ़ा लेंगे, 2 और भी कर लेंगे, लेकिन उस समय आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो 1.5 आवर का रहेगा। सो काफी कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि आप ट्राई कर चुके होगे। मैं डायरेक्टली आपको ये हिंट या फिर जो क्रक्स पॉइंट है वो बता दूंगा, सॉल्व करने वाला पार्ट आप खुद ही कर सकते हो, चलेगा। सो दे कैन बी कवर्ड टिल देन। इसके बाद आपने लिखा हुआ है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, लिखा नहीं था सिलेबस में, लिखा हुआ तो वो है एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में ये भी अच्छा पॉइंट, एग्जाम में सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी तक रहेगा, इलास्टिसिटी नहीं आएगा। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी यहाँ तक रहेगा। तो जो आपका सिलेबस है टेस्ट का, उस टेस्ट सिलेबस में सरफेस टेंशन आएगा, विस्कोसिटी आएगा। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सब आएगा। इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं उसको नहीं रखेंगे। आज के बाद जो पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी या फिर एसएचएम, वेव, दैट वोंट बी द पार्ट ऑफ इट। फ्लूइड के साथ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी आता है। जनरली क्या होता है, फ्लूइड वर्ड का मतलब, बोलने का मतलब ये उसी में काउंट हो जाता है। सो फ्लूइड की ही प्रॉपर्टी, इसलिए उसमें जनरली काउंट हो जाता है। बट मैं स्पेसिफिकली बोल दे रहा हूँ, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द टेस्ट। ग्रेविटेशन 2 एक्सरसाइज के लिए हम लोग बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आई टोल्ड यू द ऑर्डर, वी विल फॉलो द सेम ऑर्डर। Next, you are asking, do we need to read surface tension viscosity from NCERT being theoretical? मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, लुकिंग एट दी जेई मेंस एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं, और लास्ट फ्यू इयर्स, बेसिकली लास्ट 2 इयर्स जब से एनटीए आया हुआ है। सो एनटीए आने के बाद एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। सो इवन दो आई एम नॉट सेइंग यू कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी को भी एक इम्पोर्टेंट बुक जैसा ट्रीट करना है। ये आपके बोर्ड के लिए या 12th के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, और बहुत बेसिक होता है। लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन पूछना ज़्यादा स्टार्ट किया। अगर आप फिजिक्स का पेपर उठा के देखोगे, बहुत सारे स्लॉट्स में पेपर बहुत ईजी आया था। इट वॉज लाइक यू कैन स्कोर एनी नंबर। जितना हम लोग पढ़ते हैं उससे कई लेवल ऊपर चले जाते हैं। और एनटीए इज वेरी गिविंग वेरी सिंपल पेपर। बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है। वो और अच्छा कर पाएंगे अगर आप एनसीईआरटी को पैरेलली लेके चलते हैं।
सो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इस मोर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उसके ट्राई करो ना करो एक अलग बात है, बट उसकी थ्योरी को एक बार जरूर पढ़ लो और उसके एक्सरसाइज भी कर सकते हो, नॉट टू मच क्वेश्चंस. सो दिस इज अ जनरल एडवाइस, एवरीबॉडी इज सपोज टू फॉलो एनसीईआरटी. अगर आप सारे चैप्टर्स को पढ़ते हो दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू, बेनिफिशियल, क्योंकि वो कई बार क्या होता है उसी से स्टेटमेंट उठा के रख देता है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली स्टेटमेंट पिक करता है. और एनटीए हैज क्लैरिफाइड कि उसका जो सिलेबस का पार्ट है वो एनसीईआरटी है, इसलिए इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए. आप पाओगे कि वो आपको बहुत इजी जाएगा, एक बार आपने यहाँ पे पढ़ लिया और ऐसे भी पढ़ लिया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल फाइंड कि आपको पता होगा. बारिंग एक दो पॉइंट्स आपको नए मिल जाते हैं, उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज मिल जाती है, तो उनको अपने को नोट डाउन करने का. सो या सो आई विल सजेस्ट यू विल गो थ्रू दिस एनसीईआरटी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के लिए भी और सभी टॉपिक्स के लिए, चैप्टर्स के लिए भी इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि वो मेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन को लेकर के. जेई एडवांस में उसका रिलेवेंट नहीं है, बट जेई मेंस को लेकर के और नीट जैसे एग्जाम को लेकर के जितना एनटीए अगर आता है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड रहता है, इसलिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है. एनीथिंग एल्स इफ यू हैव यू कैन पुट इट, अदरवाइज इलास्टिसिटी नाम का एक टॉपिक है, इसको चैप्टर भी लोग बोल देते हैं और टॉपिक के नाम पे भी पढ़ लेते हैं. इसको कई बार थर्मोडायनेमिक्स से ये हीट एंड थर्मो से लिंक करके बोला जाता है, थर्मल एक्सपेंशन से काफी क्लोज इसके लिंकेजेस है, तो कुछ लोग इसको बाद में पढ़ते हैं. सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को वंस एंड फॉर ऑल समझना होता है, तो एक बार यहाँ समझ लेंगे और फिर इसका जो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेशन है वो उस टाइम पर भी समझ लेंगे. जिस तरह से आपने देखा कि फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन होता है, सिमिलरली सॉलिड की भी प्रॉपर्टी होती है. तो इलास्टिसिटी जो होती है वो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है और सभी सॉलिड इसको फॉलो करते हैं और ये शो करते हैं. सो अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप रियल लाइफ पे कई बार ऐसा देखते रहते होंगे कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक रबर का बॉल है और इस बॉल को आप हाथ में पकड़ करके इसको कंप्रेस कर देते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो ये डिफॉर्म हो जाता है. जब ये डिफॉर्म होगा तो कुछ इस तरह का आर्बिट्री शेप पर इसको डिफॉर्म कर सकते हो. इसके बाद आप इसको रिलीज करो, आप उसको आपने स्क्वीज किया हुआ था या कंप्रेस किया हुआ था, आप उसको रिलैक्स कर दो. जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो आप पाओगे कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा. आपने उसको डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने के बाद उस रिलीज किया, जब आप रिलीज करते हो तो ओरिजिनल शेप को एक्वायर करता है या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वो एक्वायर करता है. इस प्रोसेस को अगर आप इंटरनली समझो तो क्या हो रहा होता है कि जब आपने इस पे फोर्सेस अप्लाई किए तो ये फोर्सेस की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो अंदर चले गए, डिफॉर्म हो गए, उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया. ये सॉलिड बॉडी नहीं है, आई मीन सॉलिड बॉडी है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये रिजिड बॉडी नहीं है. पढ़ रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं बदलते रिलेटिवली, लेकिन ये सॉलिड है बट नॉन रिजिड है. तो नॉन रिजिड बॉडी को जब आप कंप्रेस करते हो तो डिफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही आपने ये फोर्स हटाया तो फिर ये अपने आप को वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है. Now, this property of solid is known as elasticity. So, elasticity is a property by which the objects or bodies try to regain their original configuration. और इसके अपने कुछ और भी फीचर्स होते हैं वो हम समझेंगे. तो अगर अपने को डेफिनेशन लिखना हो तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी और इट इज द प्रॉपर्टी of body to regain its original configuration ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमारा किससे है, पर्टिकुलरली लेंथ से, कि अगर आपने उसकी लेंथ को डिफॉर्म किया तो ओरिजिनल लेंथ गेन करने की कोशिश करेगा. वॉल्यूम से, अगर आपने उसके वॉल्यूम को डिफॉर्म किया तो वॉल्यूम को रीगेन करने की कोशिश करेगा, और उसकी शेप को अगर आपने डिफॉर्म किया तो शेप को भी रीगेन करने की कोशिश करता है. So it is the property of a body to regain its original configuration
व्हेन कब, जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। सो पहले आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्सेस को आप रिमूव कर देंगे, उसके बाद बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने के लिए कोशिश करती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। मैंने एग्जांपल ये बताया, आप एक रबर का स्ट्रिप लीजिए, उसको इलोंगेट कर दीजिए, इलोंगेट करने के बाद आप उसको रिलीज कीजिए, तो आप पाओगे कि रीगेन करने की कोशिश करता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ये कंप्लीटली रीगेन कर लेते हैं, कुछ ऐसा होता है कि कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन रीगेन करने की कोशिश जरूर करते हैं। सपोज कर लीजिए रबर बॉल की जगह आपने स्टील का बॉल लिया होता है, स्टील के बॉल को अगर आप कंप्रेस कर पाते या स्क्वीज कर पाते, सपोज कर लिए कोई पावरफुल पर्सन होगा, उसको स्क्वीज कर देता है और इसके बाद उसको फोर्सेस को हटा देता है, तो उस केस में आप देखोगे कि जो स्टील का बॉल था या आयरन का बॉल था वो कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो रीगेन करने की कोशिश जरूर करेगा। सो वो पार्शियली रीगेन कर पाता है, लेकिन रीगेन जो कर रहा होता है इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और कुछ केसेस में आप पाओगे कि परमानेंट डिफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि स्टील या आयरन का बॉल होगा तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर रबर का बॉल होगा तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, वो कंप्लीटली रीगेन कर लेता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। अब इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर समझते हैं कि ये जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, तो उससे आपको और भी क्लियरिटी आएगी। हाँ, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल वो भी एक एग्जांपल है, उसको भी आप अगर प्लास्टिक वाटर बोतल हो खाली हो अब प्लास्टिक का, तो आप उसको कंप्रेस करो, वो रिगेन कर लेता है, कई बार कर लेता है, कई बार नहीं होता है। और आप ये भी कर सकते हो, सपोज थोड़ा सा और एग्जांपल मैं देता, लेट्स से कि आपके पास एक रबर का स्ट्रिप है, ये है ना, तो इस रबर के स्ट्रिप को अगर आप फोर्स लगाते हो दोनों साइड से, जब आप बोथ साइड से फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। प्लास्टिक एंड इलास्टिक दे आर डिफरेंट। प्लास्टिक को हम दो तरह से यूज करते हैं एज अ वर्ड, प्लास्टिक एज अ मटेरियल भी होता है और प्लास्टिक एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल भी होता है। सो दोनों एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों काफी डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट आप पढ़ेंगे कि प्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, और इलास्टिक का मतलब होता है जो रीगेन कर ले जाए। और अपने कॉमन सेंस में जो हम लोग प्लास्टिक एज अ मटेरियल यूज करते हैं तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वो इलास्टिक का काउंटर पार्ट होता है। लेट्स से किसी को एफ फोर्स आपने बोथ साइड से लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और भी फोर्स लगाएंगे और भी बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा। क्या ये हमेशा बड़ा होता रहेगा? कभी ना कभी तो ये गिव अप कर देगा। जब ये गिव अप कर देता है उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगते हैं। फिर आप अगर फोर्स हटा भी दोगे ना तो फिर ये रीगेन नहीं कर पाएगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहे थे तब तक अगर आप इसको इलोंगेट करते हो फिर छोड़ते हो तो फिर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है, कंप्लीटली रीगेन कर लेता है। सो उस पर हम लोग और भी डीप पे बात करेंगे। अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होते हैं। तो जो फोर्स होता है, कभी हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो या फिर आपने कई बुक में पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, फोर्स के एक्शन क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये किस तरह से बिहेव करता है, उसके क्या क्या रोल होते हैं। तो फोर्स के कई सारे रोल होते हैं, मेनली दो रोल पर हम लोग बात करते हैं। एक फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma, दैट मीन्स फोर्स एक्सेलरेशन को कॉज करता है। सो वेन एवर यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी यू विल फाइंड बॉडी विल बी मूविंग, सो ये फोर्स उसको ट्रांसलेट कराने में हेल्प करता है। दूसरा, फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करने में हेल्प करता है। दूसरा फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होगा जो बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कराएगा, बल्कि बॉडी के कन्फिगरेशन को चेंज करेगा, जैसे लेंथ को चेंज करना, वॉल्यूम को चेंज करना, शेप को चेंज करना। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ना रबर बॉल का, उसमें आपने स्क्वीज किया तो फोर्स लगाया, वो फोर्स से बॉल का एक्सेलरेशन नहीं आया,
या फिर अभी जो रबर स्ट्रिप का मैंने एग्जांपल दिया, उस केस में भी आप देखोगे तो रबर स्ट्रिप के पास एक्सेलरेशन नहीं आया है, आपने फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स किस पर्पस के लिए लगा? डिफॉर्मिंग फोर्सेस के लिए। तो डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कन्फिगरेशन को चेंज करते हैं। तो अगर कभी अपने को लिखना हो तो हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, सच फोर्स दैट डिफॉर्म्स द बॉडी। तो बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए लगाया गया फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रहा था वो इस स्प्रिंग का, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, एग्जाम्पल पढ़ चुके हो स्प्रिंग के बारे में। ये एक स्प्रिंग है इससे, राइट? और अगर इस पे हमने फोर्स लगाया, लेट से इधर ये है 40 न्यूटन का, और इधर फोर्स लगाया हमने 40 न्यूटन का। ये एग्जाम्पल हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। सो अगर ये 40 का आपने इधर लगाया, 40 का इधर लगाया, तो स्प्रिंग फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? क्या बता पाओगे इन दिस केस हाउ मच इज द स्प्रिंग फोर्स? Spring force is kx, right? So what is the value of kx? Is it 40, 20, 80, 0? या 40 एक आंसर बताया गया। क्या सभी को याद है कि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज 40? गुड। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच डिफॉर्मिंग फोर्स इज हियर, how much force is deforming over here? How much net force is here? तो इस तरह के नाम आ सकते हैं, नेट फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग का केस है। तो अब बोलोगे ना जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो भी 40 है। दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्सेस के लिए इक्वल एंड अपोजिट बराबर बराबर आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, तो वही डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। 80 नहीं बोलेंगे, 80 विल बी रॉन्ग। नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स 0 आ जाएगा। सो अगर आपने ये 40 नहीं लगाया होता तो फिर ये जो फोर्स होता वो एक्सिलरेटिंग फोर्स हो जाता। सो डिफॉर्मिंग फोर्सेस के लिए आपको बोथ साइड से फोर्स लगाना होता है। तो डिफॉर्मिंग भी हम 40 पकड़ने वाले हैं, और नेट वी आर गोइंग टू से इट एज 0। हाँ, जब कभी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, किसी बॉडी को डिफॉर्म करना चाहते हो, आप प्रैक्टिकली समझो ना। सपोज के लिए किसी बॉडी को आपको डिफॉर्म करना है, तो आप एक तरफ से फोर्स लगा के डिफॉर्म नहीं करोगे, वो फिर मूव कर जाएगी। जैसे कि वो रबर स्ट्रिप वाला एग्जांपल था, ये रबर स्ट्रिप रखा हुआ है, तो आप क्या करो, इस पर एक फोर्स लगाओ, तो क्या ये डिफॉर्म होगा? ये डिफॉर्म कम होगा, ये मूव कर जाएगा। इट विल बी मूविंग, एक्सिलरेटिंग। फिर आप क्या करोगे कि अगर आपको इसको डिफॉर्म करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, इधर भी फोर्स लगा दो, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको वॉल से टाई कर दो और फिर फोर्स लगाओ या पुल करो, तब भी डिफॉर्म करेगा। वॉल से टाई करने का मीनिंग क्या हुआ? बेसिकली आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स क्रिएट करना चाह रहे हो। सो डिफॉर्मिंग फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, यस, उनका रिजल्टेंट 0 रहता है, और उनका पर्पस नेट फोर्स क्रिएट करना नहीं होता, उनका पर्पस बॉडी को डिफॉर्म करना होता है। हाँ, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सपोज कर लीजिए कि मैं एक दूसरा एग्जांपल पूछ लेता हूँ आपसे। अगर ऐसी सिचुएशन देता है कि अपने पास ये एक रॉड है, इस रॉड पर आपने इधर एक फोर्स लगाया है, लेट्स से ये 60 न्यूटन का है, इधर एक फोर्स लगाया है आपने 20 न्यूटन का है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा फाइंड नेट फोर्स। सो ये तो आपके लिए चाइल्डिश क्वेश्चन हो जाएगा।
फिर आपसे बोलेगा फाइंड डिफॉर्मिंग फोर्स, फिर आपसे बोलेगा फाइंड एक्सीलरेटिंग फोर्स। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सो क्या आप बता सकते हो कि नेट फोर्स कितना रहेगा? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैन वी से कि जो नेट फोर्स है वो 40 न्यूटन का है। एग्री करोगे आप? करना भी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन ये आएगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स कितना है। डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या हम 20 बोलेंगे या 60 बोलेंगे या 40 बोलेंगे या फिर दोनों को ऐड करके 80 बोलेंगे? क्या बोलने वाले हैं? यस, तो आपको अभी चीजें समझ में आएंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। सो आपके आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं मोस्टली। आप 60 को कैसे डील करो? आप 60 को ऐसे डील करो ना, 60 इज इक्वल टू 20 प्लस 40। ना ये जो 20 न्यूटन है वो इसको काउंटर करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट। तो जो काउंटर करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट है वो डिफॉर्मिंग है, तो अपना डिफॉर्मिंग का आंसर जाएगा 20। सो अपने को केवल डिफॉर्मिंग को समझना है। नेट अपने को आता है, और जो नेट होता है वही एक्सीलरेटिंग होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो नेट फोर्स इज एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये 60 था ना, उसका 20 पोर्शन इसको डिफॉर्म करने में गया, और 40 जो जा रहा है वो उसको एक्सीलरेट कराने में जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। अब अगर इसका मास दिया होगा तो हम एक्सीलरेशन बता सकते हैं 40 को यूज करके, और अगर कुछ और प्रॉपर्टीज दी होंगी तो हम बता सकते हैं कि क्योंकि कितना स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेन है इस बॉडी पर, वो डिफॉर्मिंग फोर्सेस से आएगा। तो इस चैप्टर पर हमारा फोकस है डिफॉर्मिंग फोर्सेस को लेकर के। हमारा फोकस एक्सीलरेटिंग फोर्सेस को नहीं है, वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हम एफबीडी बना करके बता सकते हैं कितना डिफॉर्मिंग फोर्सेस होगा। उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि उनको पेयर पे एक्ट करना होता है, अपोजिट एक्ट करना होता है, और वो एक्सेलरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो बॉडी को डिफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब डिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? या तो उसकी लेंथ को बढ़ा सकता है, या लेंथ को कम कर सकता है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। सो ये सारी स्टोरीज जो हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, वो इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशंस कैसे कैसे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे चेंज करता है, राइट। सो इसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, उनको हम लोग समझेंगे। सो आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कई सारे टर्म्स आते हैं इस वाले चैप्टर में। आप देखोगे कि बहुत सारे टर्म्स का हमको यूज करना होगा, और उन टर्म्स को हमको समझना है। पहले कुछ माइनर टर्म्स हमको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर कोई बोलता है कि एक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? परफेक्टली इलास्टिक नाम से ही क्लियर होगा मोर और लेस। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ इक्वल टू वन, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो कोलिजन से रिलेटेड था, वो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर हम लोग कोलिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, 100% रीगेन बोलेंगे कि कंप्लीटली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव किया, तो वंस यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, बॉडी गेन्स 100% इट्स कन्फिगरेशन, यानी ओरिजिनल को गेन करता है कंप्लीटली। यस। सो अगर शॉर्ट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस, बॉडी regains original configuration completely और 100%। सो अगर कंप्लीट रीगेन हो गया
कोई डिफॉर्मेशन नहीं रहा तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। रियल शेप पे आ जाएगा, ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, कंप्लीटली आ जाएगा, कंप्लीटली, नॉट इवन 99%, इट्स 100%। सो उसको परफेक्टली बोलेंगे। इसको स्मॉल ई से लिंक नहीं करेंगे, उसका इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। परफेक्टली ऐसा बोलेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी। सो इसका मीनिंग क्या होगा, ये भी आप कॉमन सेंस से लिंक कर सकते हो। अगर कोई मटेरियल या बॉडी ऐसा है, मटेरियल से बना हुआ है जो कंप्लीटली इन इलास्टिक है, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने फोर्सेस रिमूव कर दिए तो ये बिल्कुल रीगेन नहीं करेगा, 0% रीगेन करेगा। तो जितना डिफॉर्म किया वहीं पर रह गया। सो नो रीगेन, नो रीगेन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ये दोनों एक्सट्रीम है। एक इलास्टिक का, ये इलास्टिक का एक एक्सट्रीम है परफेक्टली इलास्टिक, और एक परफेक्टली इनइलास्टिक। मोस्ट ऑफ द बॉडीज जो होती हैं वो इनके बीच पे लाई करती है प्रैक्टिकली। सो वो पार्शियली इलास्टिक होती हैं, पार्शियली इनइलास्टिक होती हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। सो हाँ, सो ये बेसिकली एनर्जी रीगेन आपको नहीं होती, एनर्जी के टर्म में भी हम लोग इसको बात करने वाले हैं। इसके बाद अपने को कुछ टर्म्स आएंगे, और इस चैप्टर में आप पाओगे कि बहुत सारे टर्म्स आएंगे। जैसे स्ट्रेस आएगा, अगला हेडिंग अपने को स्ट्रेस ही पढ़ना है। फिर इसके बाद स्ट्रेन पढ़ेंगे, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, काफ़ी थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और फिर पॉइजन्स रेशियो भी पढ़ना है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फिर एनर्जी के टर्म में बात कर लेंगे। सो स्ट्रेस को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि इसको आपको डीप पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इसके कई सारे केसेस को लिंक करना पड़ेगा। सो वैसे सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो सिंपल टर्म्स में फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट कौन सा फोर्स, कौन से एरिया और कौन से टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन हो गया है, और उससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को लेकर के। सो यहाँ तक कोई आपको कंसर्न, डाउट रहा हो, दिमाग में कोई क्वेश्चन राइज हो रहा हो, तो डू आस्क। if everything is okay, so in next lecture we will be moving ahead and try to go ahead in this chapter. अपने लिखा है does integration in some cases equate to net average. हाँ, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। तो एवरेज को कई बार इंटीग्रेशन भी एवरेज दे देता है। सो कभी भी एवरेज निकालना हो, सपोज के लिए एक क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, मैं आपको जनरल स्टोरी बताता, इसको आप कहीं भी लिंक कर सकते हो। तो एवरेज टाइम के साथ किसके साथ बताना है, जनरली वो टाइम या हाइट या किसी के साथ बताना होता है। सो आप लिखोगे ए इंटू, अगर टाइम के साथ है तो डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। ये बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एवरेज निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो उल्टा भी कई बार ट्रू हो जाता है कि कई बार इंटीग्रेशन हमको एवरेज दे देता है, लेकिन हर इंटीग्रेशन एवरेज देता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है आपने किसका इंटीग्रेशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में किया है, क्या लिमिट लगाया है। सो एवरेज के लिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो आप अभी भी नोट कर सकते हो, हमेशा ट्रू होता है किसी भी के लिए। ये एवरेज एक क्वांटिटी का है टाइम के साथ। अगर आप एक क्वांटिटी का एक्स के साथ निकालना चाहते हो तो टी की जगह एक्स लिख दो। तो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज किसी पैरामीटर के अगेंस्ट हम बता सकते हैं। तो जो आपने पूछा है कि क्या इंटीग्रेशन कभी कभी एवरेज देता है, सम केसेस में आप बोलोगे यस, सम केसेस में, बट नॉट इन ऑल केसेस। फिर आप बोलते हो इन 12th डिड एनीवन गेट 90 प्लस इन फिजिक्स जेई मेन पेपर। अभी मार्क्स आएगा तो आगे पता चलेगा। 90 प्लस 90 को अप्रोच करते हुए नजर आए हैं, बट काफी बच्चों से हमारी बात भी नहीं हुई है। सो
लेट्स सी कि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। और लास्ट ईयर वो इंडिविजुअल में 10-12 स्टूडेंट्स थे जो एक लेवल से ऊपर पोटेंशियल के थे, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि दे कैन टच और क्लोज टू, दे कैन गो क्लोज टू 90, बट अभी डीप पे डिस्कशन नहीं किया है उसका। एनीथिंग एल्स?